नमस्ते। पिछले चुनाव और सी वोटर ट्रेकर व टाइम्स नाउ के सर्वे अनुमान के जो आंकड़े हैं, उससे पार्टीगत वफादार मतदाताओं को लेकर सस्पेंस बन गया है। लग रहा है कि सी वोटर ट्रेकर के सर्वे अनुसार भाजपा की लोकप्रियता के वोट जहां 34% है, वहीं जनता दल यू के सिर्फ 14% वोट है। दूसरी दिलचस्प बात है कि 54% लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी बताई हुई है। ये बदलाव चाहते हैं। उम्मीदवारों की भीड़ और गठबंधनों की घिचपिच ने पिछले चुनावी आंकड़ों को इस चुनाव में बेमतलब बना दिया है। हर कोई मान रहा है कि जेडीयू के वोट जैसे सोचते हैं वैसे भाजपा के वोट नहीं सोच रहे। सवाल है कि भाजपा और जनता दल यू अपने अपने वोटों की एकजुटता में क्या कामयाब रहेंगे? इस पर अब मेरी चुनावी सर्वे व आंकड़ों के नामी विश्लेषक यशवंत देशमुख से बातचीत है। यशवंत जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार व्यास जी। यशवंत जी, आप सी ट्रेकर ने जो बिहार को लेकर अनुमान लगाया, उसमें एक बहुत अहम सवाल है कि भाजपा के और जनता दल यू के जो लोकप्रियता का जो प्रतिशत है, 34% और 14%, क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार अब भाजपा के वोटों के ऊपर निर्भर हो गए हैं? एक और दूसरा कि क्या ये दोनों वोट एकजुटता के साथ रहेंगे या ये इधर उधर शिफ्ट हो सकते हैं? व्यास जी, आप बिहार मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में ये सवाल जो आज उठ रहा है, दरअसल ये शायद 15 साल पहले उठ जाना चाहिए था। कारण ये है कि समता पार्टी के समय से भी, भले ही वो कोएलिशन धर्मा के चलाने के चक्कर में अटल जी अडवाणी जी की जो भूमिका थी और उसमें जितना ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस अलायंस पार्टनर्स को दिया जाता था, उस परंपरा के चलते दरअसल हमेशा समता पार्टी या जेडीयू एक बड़े भाई की तरह से दिखाई दी बिहार में, लेकिन ग्रास रूट पर यह सच्चाई कभी नहीं थी। ये बात कहने में कोई हर्जा नहीं, मैं केवल वोट शेयर की बात कर रहा हूं। ये बात सही है कि जो उनका सबसे बड़ा सरदर्द था वो ये था कि उनके पास में बिहार में दिखाने लायक कोई चेहरा नहीं था। यहां तक कि उस जमाने में जो बड़े बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी कहे जाते थे, वो भी कोई मुख्यमंत्री पद के नाते कभी भी एक बड़े एक्सेप्टेबल फेस बन के नहीं निकल पाए थे। तो वो एक बड़ा ही उनकी समस्या भले ही रही हो, लेकिन जहां तक संगठन या वोटर्स का सवाल है, बीजेपी के पास में वहां पे हमेशा से लार्जर शेयर रहा है ग्रास रूट के ऊपर। अभी जो स्थिति है वो तो और भी ज्यादा, जिसे कहते हैं एक बहुत ही अलग किस्म के एनडीए की है। ये वो बीजेपी नहीं है, ये वो एनडीए नहीं है। अब पिछले 6 सालों में तो पूरा क्या कहते हैं राजनीतिक मापदंड ही पूरे एनडीए का बदल गया है। मतलब ये कि मंडल राजनीति के ऊपर मंडल राजनीति का मतलब नहीं रहा और मंडल राजनीति पूरी तरह कमंडल पर आश्रित हो गई है। पूरी तरह से, इसमें कोई कहने में संदेह नहीं। हालांकि ये कहते हुए भी एक बात के लिए मैं जरूर ये बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो वोट बेस या एक कोर बेस की बात होती है, उस कोर बेस में भी बीजेपी का अपर लिमिट अभी भी बिहार में 30% के आसपास है और 30% से ऊपर 40% पहुंच करके बिहार जीतने का जो मसला है वो 10% के पुल अभी भी नीतीश कुमार ही लेके आ रहे हैं। ये भी कोई मतलब कहने में कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या नहीं लगता कि बीजेपी के 30 या 33% जो वोट है, जो लोकप्रियता बीजेपी की जो मानी गई है, जो सी ट्रेकर उसमें आया है, तो क्या वो 33% नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वापस उतनी ही एकमुश्तता से वोट देंगे या वो चिराग पासवान है या दूसरी तरफ जाएंगे? यही मसला है जो अटका हुआ है। जो बिहार के आंकड़े हैं, सी वोटर का जो ट्रैकर बता रहा है, वो आपने देखे ही है। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं व्यास जी कि इतनी नाराजगी जो आंकड़े दिखा रहे हैं, इतनी नाराजगी के बाद में विपक्ष को 2/3 बहुमत मिलने की स्थिति होनी चाहिए। मतलब इतनी ज्यादा नाराजगी मुख्यमंत्री और सरकार और एमएलए एमपी सबके खिलाफ है। अब सवाल केवल एक है कि क्या, जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या बीजेपी के मतदाता कुछ दाएं बाएं जाएंगे या अभी भी नीतीश को वोट देंगे, ये केवल और केवल एक व्यक्ति के हाथ में है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर
मोदी अपने कैंपेन में क्लियर कट ये लाइन लेकर के तगड़ा कैंपेन करेंगे कि अगर आप वोट इधर उधर देंगे तो इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा, तब ये स्थिति नहीं आएगी। अन्यथा आप यकीन मान के चलिए कि बीजेपी के खाते में जितने वोट हैं और ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो है, यानी हर जनता दल यूनाइटेड के एक वोट पे बीजेपी के 2 वोट है। तो ये बात बहुत साफ है कि उस स्थिति में अगर बीजेपी के वोट जरा से भी दाएं बाएं भटकते हैं तो उसका सीधा फायदा वो आरजेडी को होने की संभावना है। नहीं, लेकिन मैं आप ही के आंकड़े के अनुसार कि वहां बिहार में आपके सर्वेक्षण के अनुसार 54% लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, बदलाव के लिए कहा कि नहीं बदलाव होना चाहिए, और बदलाव और नाराजगी का मूल कारण नीतीश कुमार का नेतृत्व यदि है, और उसमें चिराग पासवान वाले भी एक फैक्टर जुड़ा जो कि वो नीतीश कुमार को ही एजेंडा बनाए हुए हैं, और आज की तारीख में जो ताजा स्थिति जो जमीनी है उसमें नीतीश कुमार ही यदि फैक्टर बन गए हैं, तो उस फैक्टर के नाते जो 54% जो मतदाता नाराज है, जो बदलाव चाहते हैं, उसमें बीजेपी के भी 30-33% वोट होंगे, इसलिए बहुत भारी खतरा नहीं है। बिल्कुल सच बात है, बीजेपी के अच्छे खासे वोट हैं उसमें। मतलब अभी आप ये देखिए कि जब मुख्यमंत्री के पद के ऊपर आप प्रश्न पूछते हैं कि किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर 30% के आसपास का आंकड़ा आता है। अब जेडीयू के अपने वोट अगर 15% हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बचे हुए 15% उनके नाम पर जो हाँ कह रहे हैं वो बीजेपी के ही मतदाता है। लेकिन बीजेपी का खुद का वोट शेयर तकरीबन 30% है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी के आधे वोटर ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के नाम पर हामी नहीं भर रहे हैं। ये बात ठीक है कि उन आधे वोटरों का झुकाव खुद बीजेपी के नेताओं की ओर है, मसलन सुशील मोदी हुए, गिरिराज सिंह हुए, ये सारे नाम जो है इनके साथ में बीजेपी के उन मतदाताओं का झुकाव आता है। लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी के भी जो कोर मतदाता हैं उनके अंदर नीतीश कुमार को लेकर के अच्छी खासी नाराजगी है, और अगर वो नाराजगी दूसरी तीसरी दिशा में निकली, जो चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी एलजेपी की सरकार बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, तो ये बीजेपी के मुख्यमंत्री के पसंद वाले जो लोग हैं वो लोग अगर थोड़े भी दाएं बाएं हुए तो ऐसी स्थिति में एक मामला तो अटक सकता है, मामला फंस सकता है। इसमें बिहार की राजनीति वैसे भी हमेशा तिरछी चलती है। वो अंक गणित और बीज गणित का जो सवाल है उसमें अंक गणित एनडीए के साथ में है, लेकिन बीज गणित किस तरफ जाएगा अभी ये मामला तिरछा होता जा रहा है। उस नाते जो अभी चुनाव घोषणा से लेकर और आपके जन सर्वेक्षण के बाद के जो 8-10 दिन, जितने दिन अभी गुजर चुके हैं, उसमें कुछ जमीनी अलायंस के नाते, उसके नाते कुछ ज्यादा गड़बड़ हुई लगती है, या नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में स्थितियां ज्यादा बनी है? देखिए, एक चीज तो समझ में आ रही, क्योंकि हमारा ये डेली ट्रैकर है तो रोज के जो आंकड़ों में हम देख रहे हैं उसमें एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन दिख रहा है। आज से 1 महीने पहले तक एलजेपी का वोट शेयर जो है वो करीबन 3-3.5% दिख रहा था। इस समय वो करीबन 6% के आसपास दिख रहा है डेली ट्रैकर में, कल तक के आंकड़ों में। तो उससे ये जरूर लग रहा है कि 2.5-3% ही सही, लेकिन एलजेपी का ट्रैक्शन बढ़ा है। दूसरी बात, ये ट्रैक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलजेपी बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही है, यानी लगभग आधी सीटों पे वो उम्मीदवार नहीं दे रही है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो 6% स्टेट वाइज वोट शेयर एलजेपी का आ रहा है, ये उन सीटों पे 6 के बजाय 9-10% होगा जहां पे एलजेपी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो सीटों की संख्या कम है। तो इतना तो तय है कि चिराग पासवान सीट जीते चाहे ना जीते, उन्होंने एक तरह से जो मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत मोर्चा खोला है, उस मोर्चे में एंटी इनकम्बेंसी वोट्स को वो टारगेट कर रहे हैं। अब इस टारगेटिंग में फायदा और नुकसान दोनों तरीके का चीज ये है। जो फायदे की चीज नीतीश जी के लिए है वो ये कि अगर ये एंटी इनकम्बेंट वोट एक सक्षम विपक्ष के पास में एकीकृत होकर चले जाएं सामने यूपीए की तरफ, तो मामला और गंभीर हो जाता है। लेकिन अगर ये एंटी इनकम्बेंसी वोट में नाराज वोट एनडीए के एक तरह से पार्क हो जा रहे हैं चिराग पासवान के पास में, लेकिन यूपीए के खेमे में नहीं जा रहे हैं, तो ये एक तरह से एक महीन रणनीतिक भी हो सकती है चीज,
जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक अलार्म या पैनिक का बटन शायद नीतीश कुमार ने नहीं दबाया है, उसका कारण शायद ये हो सकता है उनके आकलन में कि ठीक है, हमसे नाराज लोग अगर चिराग पासवान के पास में थोड़े जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लालू की तरफ नहीं जाने चाहिए। ये कैलकुलेशन हो सकता है उसमें। उस नाते में सार संक्षेप में अपना विश्लेषण अगर ये बनाऊं कि चिराग पासवान ने सचमुच में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान बिहार के मतदाताओं की नब्ज पकड़कर नीतीश कुमार को मुद्दा बनाया, और उसी कैनवास में फिर मैं ये अंत का ये मोटा निष्कर्ष निकालूं या विश्लेषण करूं कि कहीं हरियाणा जैसी गड़बड़ हो जाए चुनाव में, नतीजों में, और हो जाए तो ये संभव है। ये बिल्कुल आपने बहुत महीन बात और पते की बात पकड़ी, क्योंकि हरियाणा और गुजरात हम ये 2 चुनाव देख चुके हैं जहां पर 10-10% की वोट शेयर की लीड होने के बावजूद भी बीजेपी स्वीप नहीं कर पाई। ये यशवंत जी बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत में आपने जो जाना समझा है उसके अलावा भी और कई पहलू हैं, उसी को लेकर अब है खुलासा। बिहार का मूड समझना आसान नहीं। बिहार में मतदाता आमतौर पर वोकल होते हैं। उनको अपनी पसंद नापसंद बताने में दिक्कत नहीं होती। ज्यादातर जगहों पर लोग खुलकर अपनी राय बता देते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि बिहार का आम मतदाता मीडिया के सामने जो राय जाहिर कर रहा है उसी राय के हिसाब से वह वोट भी करे। हो सकता है कि मतदान के समय उसकी प्राथमिकता सार्वजनिक की गई राय से अलग हो। तभी बिहार के मतदाताओं के मूड को समझकर नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, खासकर विधानसभा चुनाव के वक्त। इस बार विधानसभा का चुनाव पहले के मुकाबले और भी इसलिए उलझ चुका है क्योंकि एनडीए से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। अकेले चुनाव लड़ते हुए लोजपा ने स्पष्ट कर दिया कि उसका रुझान भाजपा को जिताने और जनता दलियों को हराने का है। चिराग पासवान यह बात खुलकर कर रहे हैं और उन्होंने जनता दलियों के उम्मीदवारों के खिलाफ चुन चुन कर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो उस सीट से भाजपा की टिकट के दावेदार थे या उस इलाके के भाजपा के मजबूत नेता हैं। इस तरह उन्होंने भाजपा के नेताओं को ही जदयू के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब भले भाजपा के नेता लोगों से कहते हों कि लोजपा वोट कटवा पार्टी है, पर हकीकत यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के स्वयं सेवक लोजपा के कई उम्मीदवारों के लिए काम कर रहे हैं। लोजपा के उम्मीदवार भी खुलकर कह रहे हैं कि वे चुनाव जीतने के बाद भाजपा के साथ जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे भी 15 साल लगातार राज करने के बाद एक निश्चित सीमा तक एंटी इनक्यूबेसी झेल रहे हैं। एक बड़े वर्ग में कम से कम अभी नाराजगी दिख रही है। लोजपा की राजनीति उस नाराजगी को बढ़ा रही है और लोगों को एक नए विकल्प के बारे में विचार का मौका दे रही है। यह नया विकल्प राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि खुद भाजपा है। यह पहला मौका है जब भाजपा बिहार की राजनीति में बड़े भाई की भूमिका में है। वह नीतीश कुमार के मुकाबले 6 सीटें ज्यादा लड़ रही है। इसके अलावा लोजपा के उम्मीदवारों को भी लोग भाजपा के छद्म उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। तभी भाजपा के कार्यकर्ता अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनने की संभावना देख रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उनको 15 साल की एंटी इनक्यूबेंसी का भी अंदाजा है। भाजपा के पर्दे के पीछे से चल रही राजनीति का भी अंदाजा है और वो यह भी जान रहे हैं कि बिहार में काम नहीं होने का जो विमर्श बन रहा है या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो प्रयास हो रहा है उसके पीछे कौन लोग हैं। अगर दोनों तरफ इसी तरह का अविश्वास रहा तो भाजपा और जदयू दोनों को नुकसान होगा और राजद कांग्रेस गठबंधन को फायदा होगा। बहरहाल भाजपा के पर्दे के पीछे की और लोजपा के पर्दे के सामने की राजनीति को समझते हुए भी नीतीश कुमार को अपने सामाजिक समीकरण पर भरोसा है। नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल से ही कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलते हुए आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात कही और जाति के भीतर उपजाति को उभारा। इसकी तरह उन्होंने महादलित और अति पिछड़ा का वर्गीकरण कराया। उनको सोशल इंजीनियरिंग में पिछड़े और दलितों में भी जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, वंचित हैं और हर तरह से कमजोर हैं, ये जातियां नीतीश कुमार में अपना मसीहा देखती हैं। भाजपा ने इन जातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई नेताओं को आगे करना चाहा। अब पहली बार भाजपा यह मौका देख रही है कि वह चुनाव नतीजों में बड़ा भाई बन सकती है।
एक तो नीतीश कुमार कम सीट पर लड़ रहे हैं और दूसरे ऐतिहासिक रूप से उनकी स्ट्राइक रेट कम रही है, इसलिए हैरानी नहीं होगी भाजपा को ज्यादा सीटें आ जाएं। सवाल है कि क्या तब भाजपा के नेता लालू प्रसाद जैसा बड़ा दिल दिखाएंगे? पिछले चुनाव में राजद को 80 और जदयू को 70 सीटें आई थी, फिर भी लालू ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसी उदारता की उम्मीद भाजपा से नहीं की जा सकती। अगर भाजपा को उदारता दिखानी होती तो वह चुनाव से पहले इतने पेच नहीं डालती। तभी नीतीश कुमार के लिए इस बार का चुनाव पहले के मुकाबले ज्यादा जटिल है और उससे भी जटिल होगा चुनाव बाद की राजनीति। भाजपा के सारे दाव पेच एक तरफ और नीतीश के अपने दाव एक तरफ। लालू प्रसाद ने कई बार कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, सो भाजपा को भी सावधान रहना होगा। बिहार की चुनावी सुर्खियों नेताओं के भाषण का सच वह नहीं है जो अखबार टीवी चैनलों में प्रायोजित अंदाज से पढ़ने को मिल रहा है। सच्चाई अलग ही है। इसे जानने के लिए बिहार की नस नस के जानकार व अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी से मेरी बातचीत है। सो जाने ताजा हेडलाइंस का और छोर। अजीत, बिहार चुनाव की सुर्खियों में आज की सनसनीखेज राजनीतिक घटना क्या है? आज की सुर्खियों में सबसे ज्यादा सनसनी तेजस्वी यादव ने बनाई है। उन्होंने आज अपनी एक सभा में कहा कि अगर चुनाव बाद जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए तो हम चिराग पासवान की भी मदद ले सकते हैं। तो ये पिछले काफी समय चुनाव के पहले इस बात की चर्चा थी कि तेजस्वी यादव और वो चिराग पासवान एक साथ आए थे और कन्हैया उनके साथ जुड़ जाएंगे, 3 नौजवान बिहार की दिशा बदलेंगे, लेकिन उसके बाद वो स्थिति हुई नहीं थी। लेकिन आज तेजस्वी ने ये कह के और एक बड़ा ट्विस्ट किया, चुनाव के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एक बड़ा ट्विस्ट डाला है। क्योंकि बार बार चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारा एक एक विधायक, उन्होंने आज भी कहा है, कल भी कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक विधायक बीजेपी के हाथ मजबूत करेगा, बीजेपी की सरकार बनवाएगा। दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम चिराग पासवान से मदद मांगेंगे। अगर ये मैसेज जाता है बिहार के मतदाताओं में कि चिराग पासवान ओपन है और चुनाव जीतने के बाद वो आरजेडी की भी सरकार बनवाने के लिए जा सकते हैं, तो उनके उम्मीदवारों को नुकसान होगा। बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल का वर्कर या संघ का कार्यकर्ता जो उनके उम्मीदवारों की मदद कर रहा है वो बंद कर देगा फिर। नहीं, ये आज ही एक ये बयान गिरिराज सिंह उनका भी था कि चिराग के मन के मुंह पर राम है और मन में रावण है। वो भी एक तरह से वो उतना ही कड़ा जवाब दे रहे हैं। बीजेपी भी दे रही है इस बात पे, या जनता दल यू भी दे रही है। हाँ, वो एक बीजेपी या जेडीयू बीजेपी जो भी बात कह रही है, जो जैसे चिराग पासवान ने आज खुद ही कहा कि बीजेपी की एक मजबूरी है, वो गठबंधन धर्म बचाए रखने के लिए, नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए हमारे ऊपर अटैक कर रही है। मतलब चिराग बीजेपी के अटैक को बुरा नहीं मान रहे हैं। उनको किसी ने कह दिया कि वोट कटुआ पार्टी है, किसी ने कुछ भी कह दिया। अमित शाह ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि वो कंफ्यूजन न पैदा करे, हमारा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चिराग का कहना है, चिराग इसका बुरा नहीं मान रहे। उनको पता है कि ग्राउंड लेवल पर एक मैसेज पहुंचा हुआ है कि वो बीजेपी की ही बी टीम है। दूसरी खबर क्या है? आज इन्होंने तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं में फिर उन्होंने पूछा, तेजस्वी ने एक बड़ा दावा किया वो कि उन्होंने रेल मंत्री रहते लालू यादव के कामकाज का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री थे जब लालू यादव या राबड़ी देवी, उस समय के कामकाज के बजाय उन्होंने उनके रेल मंत्री रहते के समय का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि 3-3 कारखाने लगाए थे लालू जी ने, जब वो रेल मंत्री थे तो बिहार में 3-3 कारखाने लगाए और नीतीश जी 15 साल में कोई कारखाना नहीं लगा पाए। तो तेजस्वी की हर सभा का एक पॉइंट उनकी वहां से निकल रहा है कि वो बार बार इसको पूरे नैरेटिव को बिहार चुनाव के नैरेटिव को विकास के मुद्दे पर ले जा रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर ले जा रहे हैं, कल कारखानों के मुद्दे पर ले जा रहे हैं। वो बार बार उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं और बाकी लोग इस पर उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो जनसभाओं की भीड़ को लेकर कुछ हालांकि उनका कोई मतलब नहीं होता, फिर भी क्या है? नहीं, बहुत अच्छी भीड़ जुटी है, हर सभा में भीड़ जुट रही है। नीतीश कुमार की सभाओं में भी भीड़ जुटी और अभी जिस तरह से अगले इसी हफ्ते प्रधानमंत्री की सभा होनी है, उसके लिए बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जहां 3 या 4 सभाएं अभी कल भी हुई और तेजस्वी की आज भी हुई है, उसमें बहुत भीड़ जुटी। 500 की भीड़ का जो मैदान था वहां 5000 लोग जुटे। तो ये एक उत्साह, हालांकि उसका ये भी वहां के लोगों का कहना है कि उनके पास जो उनका वोट बैंक है, सिर्फ मुस्लिम यादव का ही वोट बैंक, वो इतना वोकल है, इतना एक्टिव है कि वो 5000 की भीड़ जुटा देता है।
अजीत, ये क्या है फिनोमिना कि चिराग पासवान हो, तेजस्वी हो, इनके पास न साधन है, न सोशल मीडिया है, न कोई हल्ला बोल टीम है, उसके बावजूद इनकी चर्चा ज्यादा हो रही है। ये कुछ अजीब बात नहीं, क्या है ये रियलिटी, क्या है, कैसे ये ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं? या हम लोग पत्रकार लोग और समीक्षक लोग जबरदस्ती इस बात इन चेहरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? नहीं, ये तो मुकाबला है, मुकाबला तो तेजस्वी से ही है। तो जहां जब भी बीजेपी जेडीयू की बात होगी तो उनको तो दिखाना है, मजबूरी है। और चिराग पासवान का जो भी हल्ला आप देख रहे हैं, वो हल्ला एक तरह से आप ये मान के चलिए कि वो बीजेपी की जो ट्रोल टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, वो हल्ला बनवाए हुए उनका हल्ला बनवाए रखना बीजेपी के लिए बहुत फायदे की चीज है, इसलिए चिराग पासवान का हल्ला बनवा के रखा गया हुआ है। इसके अलावा कोई सार की नाते या कुछ बिल्कुल जमीनी हकीकत बताने वाली कोई बात, कोई गपशप, कोई उठापटक वाली कोई बात, या पार्टियों के अंदर असंतोष जमीनी तौर पर विधानसभा क्षेत्र के स्तर वाली कोई बात? नहीं, वो अभी तो विधानसभा पार्टी के लिहाज से बोले तो नहीं है, लेकिन बिहार में एक बड़ा घटनाक्रम ये है कि कोरोना को लेकर के एकदम से लापरवाही हो रही है। इसके ऊपर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। आज की खबर है, पूर्णिया के आईजी की डेथ हो गई है कोरोना से। पुलिस के बड़े अधिकारी, आईपीएस अधिकारी की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। और कोरोना ऐसा फैला हुआ है वहां, उसको भले न बताया जाए, वो सामने न आ रहा हो, लेकिन कोरोना फैला हुआ है। और जो भारत सरकार की टीम है कोरोना के ऊपर जो बनी हुई है, उस टीम ने कहा है कि इस त्योहारों के बाद और चुनाव के बाद बिहार में बहुत तेजी से फैल सकता है कोरोना। तो ये तो हर पार्टी को, जैसे हमने कहा पहले कि तेजस्वी की सभा में 5,000-7,000 की भीड़ जुटी, हर नेता की सभा में भीड़ जुट रही है। न कहीं मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, न कहीं सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, और ऊपर से कोरोना फैल रहा है। तो ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते, अभी चुनाव में जो पहले चरण का चुनाव होने तक कोरोना फैल जाए और ज्यादा हो जाए। तो चुनाव आयोग को भी, प्रशासन को भी, पार्टियों को भी इस पर ध्यान इसका देना चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों की जान की चिंता करनी चाहिए। हमारा भी अपने दर्शकों को कहना होना चाहिए, और कहते हैं कि भाई वायरस को और महामारी को सामान्यतः न लिया जाए, इसको गंभीरता से लिया जाए। जी बिल्कुल। उम्मीद है हाल फिलहाल की चुनावी तस्वीर साफ हुई होगी। इसके बाद नेताओं, पार्टियों की राजनीति, उनके दाव पेचों को अब जाना जाए। चुनावी माहौल में गपशप को पंख लगे होते हैं, उस नाते दाव पेच, कानाफूसी की यह जानकारी चुनावी बिसात को समझाने वाली है। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की बहार है। आधा दर्जन मुख्यमंत्री दावेदार मैदान में हैं। बिहार में पहले कभी मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर ज्यादा लोग चुनाव नहीं लड़ते थे। पिछले 15 साल से तो इकलौते दावेदार नीतीश कुमार ही हैं। 2005 में जरूर राबड़ी देवी दावेदार थीं, तो वह भी इसलिए क्योंकि वे उस समय निवर्तमान मुख्यमंत्री थी। पिछला चुनाव भाजपा ने अलग होकर लड़ा था और उसने मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया था, सो इकलौते दावेदार नीतीश थे। इस बार फिर नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव बाद की तस्वीर को लेकर बहुत संदेह है। इसके अलावा महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़ रहे हैं। उनकी दिली इच्छा थी कि वे मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में लड़े, तो कई किस्म की कुर्बानियों के बाद उनको महागठबंधन का मुख्यमंत्री दावेदार घोषित कर दिया गया। तीसरे मोर्चे यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस की ओर से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उनके गठबंधन में मायावती और ओवैसी की पार्टी है और सब ने मिलकर उनको दावेदार घोषित किया। चौथे दावेदार पप्पू यादव हैं, जिनकी जन अधिकार पार्टी भी भीम आर्मी कुछ दूसरी पार्टियों के साथ एक अलायंस बनाकर लड़ रही है। पांचवी दावेदारी प्लूरल्स पार्टी बनाकर मैदान में उतरी लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। हालांकि उनका अपनी सीट से जीत पाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। यह हैरानी की बात है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं। भाजपा के साथ दिल का रिश्ता बता रहे हैं। चुनाव में जदयू को हरवाकर भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और भाजपा का कोई नेता उनसे निजी तौर पर बात नहीं कर रहा। वे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें अकेले लड़ने से मना नहीं किया, इसलिए वे अकेले लड़ रहे। भाजपा नेताओं ने बिहार में लोजपा को जरूर एनडीए से बाहर कर दिया, पर राष्ट्रीय स्तर पर लोजपा अब भी एनडीए में बनी हुई है। बिहार में आखिरी चरण के मतदान के लिए अब नामांकन चल रहे हैं, इसलिए अब कोई नेता चिराग से बात भी करता है तब भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदवार के नाम की वापसी का समय खत्म हो जाने के बाद पार्टी लड़ाई से बाहर नहीं हो सकती।
उम्मीद है बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में यह प्रोग्राम अलग व अच्छा लगा होगा। सो प्रोग्राम को पसंद करें। YouTube पर नया इंडिया टीवी विजिट करने, नए एपिसोड की खबर लेने की आदत बनाएं। अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम के लिंक आगे प्रसारित करें। यदि बिहार के सुधी दर्शक बेबाक मगर तटस्थ चुनावी प्रोग्राम को नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा।